नमस्कार साथियों, आज हम मासिक आकलन माह जुलाई के 2022 का कक्षा 10वीं का हम आकलन करेंगे और ये है विषय गणित का। इसमें भी जो मासिक आपका अधिकतम अंक है वो है 25 नंबर। तो आइए हम इनके प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है वो क्या है, 2x² - 7x - 9 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो साथियों, शून्यकों के योगफल ज्ञात करने के लिए शून्यकों के योगफल का सूत्र मालूम होना चाहिए, जो कि होता है -b/a। अब -b, तो b की जगह यहाँ पर जब इसकी हम तुलना करते हैं मानक वर्ग समीकरण से, तो a, b और c होता है। a की जगह 2, b की जगह -7 और c की जगह -9। तो जब -b रखेंगे तो ये माइनस उस माइनस से प्लस हो जाएगा और -b/a मतलब ये आ जाएगा 7/2, जिसको हमने यहाँ हल करके रखा हुआ है। तो इसके शून्यकों का योगफल का जो सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। इस सूत्र से हम जब b का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो -7 रखेंगे इस प्रकार से, और y में a की जगह आपका आ जाएगा 2, तो ये माइनस इस माइनस से हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 7/2। दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पर, भाज्य बराबर खाली स्थान गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो आपको सूत्र मालूम है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, जिसको हमने यहाँ पर देख रखा है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, दो चरों के रैखिक समीकरणों द्वारा प्रदर्शित सरल रेखाओं का कटान बिंदु ही उन समीकरणों के खाली स्थान होते हैं। तो दो चरों के रैखिक जो समीकरण होते हैं उसमें जो रेखाएं प्राप्त होती है, सरल रेखा, वो एक दूसरे को यदि काटते हों तो उस अवस्था में समीकरणों के हल जो है अद्वितीय होते हैं। उसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। दो चरों के रैखिक समीकरणों द्वारा प्रदर्शित सरल रेखाओं का कटान बिंदु ही उन समीकरणों के क्या होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं। इसमें अद्वितीय शब्द आप नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, केवल आप समीकरणों के हल होते हैं ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या लिखा हुआ है, एक चर के द्विघात समीकरण के मूल समान होते हैं। अब यदि मूल समान होंगे तो उसका विभेदक क्या होगा। तो इस अवस्था में विभेदक का वैल्यू होता है 0। हमने यहाँ लिख लिया है, एक चर के द्विघात समीकरण के मूल यदि समान हैं तो उनका विभेदक जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसी से संबंधित आपका 5वां प्रश्न भी है। तो 5वां आपका देखेंगे यहाँ क्या लिखा हुआ है, यदि किसी एक चर के द्विघात समीकरण का एक मूल अल्फा, यदि किसी एक चर के द्विघात समीकरण का एक मूल अल्फा तथा विभेदक क्या है, 0 है, तब दूसरा मूल क्या होगा। तो साथियों, अभी इससे पहले वाले प्रश्न में आपने देखा मूल समान होगा तो विभेदक क्या होगा, 0। अब यहाँ पर यदि विभेदक 0 है तो मूल क्या होगा, समान, मतलब जो मूल पहला है उसी वही मूल क्या होगा, दूसरा भी होगा। तो यदि पहला अल्फा है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, अल्फा ही होगा। यही हमने यहाँ पर लिख लिया है, अल्फा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 क्या है, यदि भाजक बराबर इतना, भागफल इतना तथा शेषफल इतना है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो भाजक दिया है, भागफल दिया है और शेषफल आपको भाज्य ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए आपका जो सूत्र है उस सूत्र का उपयोग करेंगे। कौन सा सूत्र, ये जो हम यूज करते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो हमको प्रश्न में दिया गया है भाजक कितना है, भागफल कितना है और शेषफल। तो यहाँ पर लिख देंगे भाजक की जगह जो वैल्यू हमको दिया गया है उसको यहाँ रखेंगे, गुणा जैसे का तैसा, भागफल की जगह जो वैल्यू हमको दिया गया है x+1 उसको यहाँ रख देंगे, प्लस शेषफल, तो शेषफल की जगह रख देंगे 3। अब इन दोनों ब्रैकेट का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हम 3x² का x से करेंगे 3x³ हो जाएगा, 3x² का 2x -2x का x से करोगे तो -2x², फिर +2 का x से करोगे तो +2x हो जाएगा, फिर +1 का 3x² से करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। इसके बाद फिर +1 का -2x से करेंगे तो -2x हो जाएगा, फिर इस 1 का 2 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और ये +3 जैसे का तैसा। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा घात है वो 3 घात का है और कोई दूसरा पद यहाँ पर नहीं है, इसलिए इसको जैसे का तैसा लिखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे 2 घात वाले पद, तो 2 घात वाला पद यहाँ है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ 3 बार प्लस में है और यहाँ 2 बार किस में है, माइनस में है। तो 3 बार में से 2 बार क्या हो जाएगा साथियों, घट जाएगा, तो केवल एक बार बचेगा और एक को यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तो केवल क्या बचेगा, x²। 2x देखेंगे यहाँ पर प्लस में है और ये 2x यहाँ पर
माइनस में है तो ये भी घट जाएगा। तो ऐसे में केवल क्या बचेगा 2+3, और 2+3 को हम जोड़ करके क्या बता सकते हैं 5। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमको क्या बोला जा रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि x बराबर 2 हो y बराबर 4 हो तो समीकरण इतना में p का मान क्या होगा यह ज्ञात कीजिए। तो हम जो दिया गया वैल्यू है उसको रख देते हैं, x बराबर 2 y बराबर 4, और समीकरण जो हमको दिया गया है। अब इस समीकरण में हमको क्या करना है, x और y दोनों के जो मान दिए गए हैं उन दोनों को रख देंगे। तो यहाँ x है, x की जगह क्या रख देंगे 2, 7 जैसे का तैसा, माइनस जैसे तैसा, 4 जैसे तैसा, y की जगह जो वैल्यू हमको दिया गया है 4 उसको रख देंगे। तो 7 का 2 से मल्टीप्लाई होकर के कितना हो जाएगा 14, और 4 का 4 से मल्टीप्लाई होके 16, 14 माइनस 16 ये हो जाएगा -2। ये p जैसे का तैसा, या हम इसको p को इधर और -2 को इधर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमको जो ज्ञात करना था p का वैल्यू फाइंड करना था, तो p का वैल्यू आपको मिल जाएगा -2। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इस प्रश्न में मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आपको मूलों का योगफल और गुणनफल चाहिए। तो मूलों का योगफल और गुणनफल निकालने के लिए हमने जो पीछे सूत्र यूज किया था उसी का यूज करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ लिख लिया है, ये हमको जो प्रश्न दिए गए हैं उसको लिखे। इसके मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना कर देंगे। ये जो समीकरण है इस समीकरण की हम क्या करेंगे, तुलना किससे करेंगे, मानक वर्ग समीकरण। कौन सा मानक वर्ग समीकरण है, ये है ax² + bx + c = 0। इससे करेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे तुलना करने पर यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, यहाँ पर a है और a की जगह यहाँ वैल्यू कितना है 3 है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a = 3। फिर यहाँ देखेंगे x है, यहाँ भी क्या है x है, यहाँ पर b है और b की जगह यहाँ वैल्यू कितना है 2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं b = 2 के। फिर यहाँ c है और c की जगह यहाँ वैल्यू है 7। तो हमको इस प्रकार से a, b और c तीनों के वैल्यू मिल जाएंगे। तो अब हमको जो ज्ञात करना है मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, तो उसका सूत्र लिख लेंगे। अब जो सूत्र है मूलों का योगफल बराबर होता है, हमने पहले बताया -b/a। तो b का वैल्यू आपका यहाँ कितना है 2 और a का वैल्यू कितना है 3। इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ रख देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा -2/3, जो कि क्या होगा मूलों का योगफल। इसके बाद मूलों के गुणनफल का भी जो सूत्र है c/a होता है। तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, बस मान रख देंगे। तो c का वैल्यू कितना है 7 और a का वैल्यू कितना है 3। तो ये हमको मूलों का गुणनफल मिल जाएगा। बस इतना ही काम है हमको क्वेश्चन नंबर 8 में। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है ये देखेंगे। द्विघात समीकरण का विभेदक ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या ज्ञात करना है, विभेदक। तो विभेदक ज्ञात करने के लिए फिर से हमको वही काम करना है। तो सबसे पहले हमको जो प्रश्न दिए गए हैं उसको लिख लेंगे इस प्रकार से, और इसका विभेदक ज्ञात करने के लिए हम इस समीकरण की क्या करेंगे, फिर से तुलना करेंगे किससे, मानक वर्ग समीकरण से। तो मानक वर्ग समीकरण हमारा क्या होता है, ax² + bx + c = 0। फिर से तुलना करने पर हम देखेंगे कि यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है। अब यहाँ पर a है और a की जगह यहाँ पर जो छुपा हुआ अंक होता है वो 1 है साथियों। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, a = 1। फिर यहाँ x, यहाँ भी x, यहाँ b और b की जगह यहाँ कितना है 16। तो b = क्या हो जाएगा 16। अब यहाँ c और c की जगह यहाँ कितना है 64। तो c = कितना हो जाएगा 64। अब आपके विभेदक का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, d = होता है b² - 4ac। तो यहाँ पर b का वैल्यू कितना है 16, यहाँ रख देंगे। तो b का स्क्वायर है इसलिए 16 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस जैसे का तैसा, 4 जैसे का तैसा, a का वैल्यू हमारे यहाँ कितना है 1 और c का वैल्यू कितना है 64। तो उसको यहाँ रख देंगे। तो 16 का स्क्वायर मतलब 16 कितना होता है 256, माइनस 64 एकम 64 और 64 चौक होता है 256। तो ये हो जाएगा 256 - 256। अब ये 256 - 256 घट के क्या हो जाएगा
जीरो हो जाएगा और यही आपका विविक्तकर या विभेदक का सूत्र हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, बहुपद इतना को बहुपद इतना से भाग दीजिए या भाग कीजिए। तो ये आपका भाज्य है और ये क्या है, भाजक। तो हमको इस भाजक से इस भाज्य को क्या कर देना है, भाग देना है। तो आइए इसको भी हम हल करते हैं। तो इस प्रकार से हम उसको हल कर सकते हैं, जो हमको दिया गया है उसको लिख सकते हैं, भाज्य बराबर इतना तथा भाजक बराबर इतना। तो भाज्य को हम हमेशा लिखते हैं बीच में और भाजक को लिखते हैं साइड में। अब इसको हल करना एकदम आसान है साथियों। इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा भाज्य का पहला पद है उसको लिखते हैं और नीचे जो भाजक का पहला पद है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर भाज्य का हमने पहला पद लिख लिया है 2x² और भाजक का हमारा पहला पद कितना है, x। तो x और x से जब कटेगा तो यहाँ क्या बचता है, 2x बचता है और ये जो 2x बचता है यही हमारे भागफल का पहला पद हो जाता है। और जो भागफल आता है इस भागफल का हम इस भाजक से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये भाजक और ये भाजक है और ये भागफल, इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो 2x का गुणा करेंगे x से, ये हो जाएगा 2x² माइनस जैसे का तैसा, और 2 का गुणा कर देंगे 2x से तो 2 दूनी 4x हो जाएगा। और ये जो टर्म आया, जो पद आया, इस पद को हम लिखते हैं यहाँ नीचे। तो हमारा 2x² माइनस 4x, इसको यहाँ लिखेंगे 2x² माइनस 4x के रूप में। अब हम हमेशा जानते हैं कि भाग देने पर यहाँ पर क्या होता है, चिन्ह बदलता है। तो ये आपका घट जाएगा और यहाँ माइनस है तो ये माइनस बदल जाएगा प्लस में। तो ये 5x भी प्लस में है और ये 4x भी किस में है, प्लस में है। तो ये दोनों जुड़ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, घट के 0। तो 5 और 4 हो जाएगा 9x माइनस 3। अब इसका फिर से पहला पद लेंगे। तो इसका पहला पद कितना है, 9x, हमने यहाँ लिख लिया है। और हमारे जो भाजक है उसका पहला पद कितना है, x। तो ये x और x कट जाएगा तो आपको क्या बचा, 9। इस 9 को हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, भागफल के रूप में, प्लस 9 के रूप में। और इस जो भागफल आया इसका भाजक से फिर से क्या करेंगे, गुणा। तो 9 का x से करेंगे 9x और 9 का माइनस 2 से करने पर 9 दूनी 18 हो जाएगा। और ये जो पद आया इसको हम लिखेंगे यहाँ पर और फिर घटाएंगे और घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा, ये ऑलरेडी माइनस है तो ये माइनस बदल जाएगा प्लस में। तो ये प्लस में है 9x और ये माइनस में है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, घट के 0। और ये -3 और ये प्लस 18, ये हो जाएगा कितना, +15। तो ये जो 15 आया ये हमारा क्या है, शेषफल, और ये हमारा कितना है, भागफल। तो इस प्रकार से भागफल और शेषफल हमको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, एक चर के द्विघात समीकरण 4 - 11x = 3x² को सूत्र की सहायता से हल कीजिए। अब इस प्रकार के प्रश्नों को हमको सूत्र की सहायता से हल करना है। तो सूत्र की सहायता से हल करने के लिए हमारा जो काम है, सबसे पहले ये समीकरण का एक पक्ष हमको क्या करना है, जीरो करना है। एक पक्ष जीरो करने के लिए इस 4 - 11x को हम क्या कर देते हैं, इधर पक्षांतर। तो हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, एक चर का द्विघात समीकरण जो हमको दिया गया है उसको लिखेंगे। इस 4 - 11x को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये जैसे का तैसा, ये 11x इधर माइनस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और ये 4 प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। अब इधर कुछ भी नहीं बचा तो इधर क्या हो जाएगा, 0। इस प्रकार से हमको एक समीकरण मिलेगा और इस समीकरण को हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे फिर से, किससे, मानक वर्ग समीकरण से। तो मानक वर्ग समीकरण से हम किस प्रकार से तुलना करेंगे उसको लिखेंगे। अब समीकरण इतना की तुलना मानक वर्ग समीकरण x² + bx + c = 0 से करने पर जब इसकी तुलना करेंगे तो फिर से देखेंगे, यहाँ x², यहाँ भी x², यहाँ a और a की जगह यहाँ है 3, तो a इक्वल कितना हो जाएगा, 3। यहाँ x, यहाँ भी x, यहाँ b और b की जगह यहाँ कितना है, 11, तो b इक्वल क्या हो जाएगा, 11। फिर यहाँ c और c की जगह यहाँ कितना है, -4, तो c इक्वल कितना हो जाएगा, -4। अब हमको प्रश्न में बोला गया है सूत्र विधि से हल करने के लिए,
तो सूत्र विधि से हल करने के लिए ये होता है द्विघात सूत्र x इक्वल -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो यहाँ b का वैल्यू हम रखेंगे, यहाँ हम यहाँ लिख सकते हैं a b c का मान रखने पर, और हम a b c के मान रख देंगे। तो यहाँ b है और b की जगह यहाँ वैल्यू कितना है 11, तो हम माइनस जैसे का तैसा और b की जगह रख देंगे 11, ये प्लस माइनस जैसे का तैसा, फिर रूट जैसे का तैसा, और यहाँ फिर क्या है b है और b का वैल्यू यहाँ कितना है 11, तो यहाँ 11 रख देंगे। चूँकि यहाँ स्क्वायर लगा है तो यहाँ 11 में क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस माइनस 4 a का वैल्यू यहाँ रख देंगे 3, तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा। वैसे ही c का वैल्यू कितना है -4, तो ये भी किस में जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा, पूरे का बटे 2 जैसे का तैसा a का वैल्यू यहाँ पर कितना है 3, यहाँ रख देंगे। अब -11 जैसे का तैसा रहेगा, प्लस माइनस जैसे का तैसा रहेगा। ये है 11 का स्क्वायर मतलब 11 11, तो 11 11 कितना होता है साथियों 121 होता है। ये माइनस इस माइनस से हो जाएगा प्लस, और 4 तिया 12, 12 चौक 48, इस प्रकार से हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2 तिया 6, -11 प्लस माइनस ये 121 और ये 48 जुड़ के हो जाएगा 169, और बटेगा 6 जैसे का तैसा, -11 प्लस माइनस जैसे का तैसा। अब 169 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 13, 22 में 6 जैसे का तैसा। अब इसको हल करने के लिए, इसका उत्तर फाइंड करने के लिए, ये जो प्लस और माइनस है दो चिन्ह हैं अलग अलग, तो उनका अलग अलग हम हल करेंगे। तो एक बार हम क्या करेंगे प्लस चिन्ह लेंगे और दूसरी बार क्या ले लेंगे माइनस चिन्ह। तो इसमें से जब प्लस लेंगे तो -11 प्लस 13 हो जाएगा बाई 6, -11 में से ये 13 जो है क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो कितना बचेगा, बड़े अंक का चिन्ह होता है तो 2/3। और वैसे ही जब माइनस चिन्ह लेंगे तो -11 और -13 हो जाएगा, तो -11 और -13 हो जाएगा -24/6 जैसे तैसा, और 6 एकम और 6 चौक। तो इस प्रकार से यही दोनों हमारे क्या हो जाएंगे आंसर। इसके बाद हम आते हैं इस आपके मूल्यांकन का लास्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी बड़ा दिख रहा है। क्या बोला जा रहा है, एक कक्षा के विद्यार्थी पंक्तियों में खड़े हैं, जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम कर दिए जाते हैं तब 4 पंक्तियां अधिक बनती हैं, लेकिन जब प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी और खड़े कर दिए जाते हैं तो 2 पंक्तियां कम हो जाती है। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए थोड़ा सा हमको समय ज़्यादा लगता है साथियों, तो आइए हम इस प्रकार के प्रश्नों को भी हल करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमको दिए गए पद हैं उनका उपयोग करेंगे। सबसे पहले हमको जो प्रश्न है उसके अनुसार मानना पड़ेगा। माना कि पंक्तियों की संख्या कितनी है x, और प्रत्येक पंक्ति में जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या कितनी है y। तो देखिए, यदि हम एक मान लें कि हमारे पास 16 बॉक्स है और प्रत्येक बॉक्स में 12 बॉल है, तो हमको इन दोनों का क्या करना पड़ता है, कुल बॉल की संख्या ज्ञात करने के लिए दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से ये पंक्तियों की संख्या है और ये विद्यार्थियों की संख्या है। अब कुल संख्या हमको विद्यार्थियों की चाहिए, तो हम इन दोनों का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कुल विद्यार्थियों की संख्या जो है क्या हो जाएगा XY। अब प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, यदि प्रत्येक पंक्ति में से 4 विद्यार्थी क्या कर दिए जाएं, कम कर दिए जाएं, तो पंक्तियों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, 4 बढ़ जाती है। तो भाई ये विद्यार्थियों की संख्या है, इस विद्यार्थियों की संख्या में से 4 हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। प्रत्येक पंक्ति में से 4 विद्यार्थी कम करेंगे, तो ये पंक्ति में से 4 कम किए तो हमारा क्या हो जाएगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या जो है y-4, और पंक्तियों की संख्या क्या हो जाएगा, पंक्ति 4 बढ़ जाएगा। जब प्रत्येक पंक्ति से 4 विद्यार्थी हटाएंगे
तो पंक्तियों की संख्या बढ़ेगी, तो कितना बढ़ेगा, 4 बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा x+4। अब ये आपका क्या है, विद्यार्थियों की संख्या है, और ये क्या है, पंक्तियों की संख्या। हमको कुल संख्या चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो कुल विद्यार्थी बराबर क्या हो जाएगा, पंक्तियों की संख्या गुणा विद्यार्थियों की संख्या। तो x का y से xy, x का -4 से तो -4x, +4 का y से तो ये हो जाएगा 4y, और +4 का -4 से करेंगे तो ये हो जाएगा -16। ये कुल विद्यार्थी xy हो जाएगा। अब इस xy को हम यदि इधर ले जाएं और ये तीनों पद को इधर ले जाएं, तो ये माइनस वाला इधर आकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये +4x हो जाएगा, ये प्लस में है यहाँ पर, ये इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस वाला इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस। ये xy जैसे तैसा, ये इधर जाकर के क्या हो जाएगा -xy। अब यहाँ 4 है, 4 है, 16 है, ये सभी 4 से डिवाइड हो सकते हैं, तो हम इन सभी से 4 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ बचेगा x -y, और 4 के टेबल में 16 जो है कितने बार में आता है, 4 बार में, तो ये हो जाएगा x -y +4। ये घट के क्या हो जाएगा 0। इस 4 को इधर पक्षांतर करेंगे, तो ये 4 हट के यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, और बचेगा क्या, x -y +4 में इस 4 को क्या कर देते हैं इधर पक्षांतर, तो ये बचेगा x -y, ये 4 उधर जाकर के क्या हो जाएगा -4, और इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 1। इसके बाद पुनः प्रश्नानुसार फिर से प्रश्न क्या बोला जा रहा है, यदि प्रत्येक पंक्ति में हम 4 विद्यार्थी बढ़ा दें, पहले वाले में हम कम कर रहे हैं, अब दूसरे वाले में यदि बढ़ा दें, तो पंक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 कम हो जाएगी। जब 4 बढ़ाएंगे तो पंक्तियों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 कम हो जाएगा। तो पंक्ति की संख्या आपको क्या आता है x, 2 कम हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब ये कम होगा, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या जो है, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या तो बढ़ जाएगी ना, तो ये हो जाएगा y+4। अब फिर से वही काम, कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी करेंगे, तो फिर इन दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम फिर से इन दोनों का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कुल विद्यार्थी बराबर क्या हो जाएगा, x -2 × y+4। तो ये कुल विद्यार्थी xy हो जाएगा। फिर यहाँ पर x का गुणा y से, तो xy, x का 4 से, सॉरी -2 का y से करेंगे तो -2y, और x का 4 से करने पर 4x, -2 का 4 से करने पर -4 2 जा 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब फिर से वही काम, यदि ये तीनों को हम क्या कर दें, इधर पक्षांतर करें, तो ये +4x है, इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस, ये -2y है, इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस, अरे माइनस में है, ये भी इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस, ये xy इधर जाकर के क्या हो जाएगा माइनस। तो इस प्रकार से हमारा बचेगा क्या, -4x + 2y + 8, ये आपका क्या हो जाएगा, घट के हो जाएगा 0। यहाँ 4, 2 और 8 तीनों 2 के टेबल में आता है, तो हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ बचेगा क्या, 2 दूनी 4, तो 2x, 2 निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा y, और ये 2 के टेबल में 4 बार में आता है। फिर इस 2 को इधर पक्षांतर करने से वो हो जाएगा 0। और फिर से हम क्या करेंगे, इस +4 को कर देंगे इधर पक्षांतर, तो ये हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा समीकरण 2। अब हमको क्या करना है, जो समीकरण 1 है उससे समीकरण 2 को जोड़ देना है। तो ये हमारा समीकरण 1 है, x -y = -4, और ये हमारा समीकरण 2 है, -2x + y = -4। चूँकि हम जोड़ रहे हैं इसलिए कहीं पर भी चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये x प्लस में है और ये 2x किस में है, माइनस में है। तो 2x में से ये x घट जाएगा और बड़े अंक का चिन्ह होगा, तो -x बचेगा, ये -y, ये +y घट के क्या हो जाएगा 0, और ये -4 कितना हो जाएगा -8। तो -x इक्वल आपका क्या है -8, दोनों तरफ से माइनस और माइनस कैंसिल कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा x = 8। और ये x = 8 का वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, ये जो हमारा समीकरण 1 है इस समीकरण 2 में रखेंगे, सॉरी 1 में रखेंगे, तो यहाँ x की जगह कितना रख देंगे, जो हमारा वैल्यू आया 8। तो ये 8 - y इक्वल कितना हो जाएगा -4। इस 8 को कर देंगे इधर पक्षांतर, इस प्रकार से 8 - y = -4, इस 8 को कर दिया पक्षांतर, तो -8 हो गया। तो -4 - 8 कितना हो जाएगा -12, दोनों तरफ से माइनस माइनस
कैंसिल कर देंगे तो y इक्वल हमको क्या मिल जाएगा 12। तो x और y दोनों का जब मान मिल जाएगा तो हमको कुल विद्यार्थियों की संख्या चाहिए। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा, एक्स वाई बराबर में x का वैल्यू 8 एंड y का वैल्यू 12। तो 8 का गुणा कर देंगे 12 से, तो 8 12 96 या 12 8 96। इस प्रकार से कुल विद्यार्थियों की संख्या हमको मिल जाएगी। अब यदि आपको ये वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।